हेलो एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की सभी विषयों की अध्यायवार सीरीज करवाई जा रही है और इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य से आए हुए प्रीवियस ईयर सवालों को देखा था। इस क्लास में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका जो डिटेल्स दिया हुआ है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट इससे जो सवाल आए हैं उसको देखते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद, सहित। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो अभी हमने देखा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अतः भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन देखते हैं। दोनों ए और आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए सही है, आर गलत है। कैसे? भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का राजा जो है वो वंशानुगत होता है। अतः दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। ये दोनों भी भिन्न है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। अगला सवाल है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कारण गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ऐसा अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा और ऐसा अनुच्छेद 53(1) में दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस तरह भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस तरह से ऑप्शन 1 केवल 1 सही हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं, तो किसमें? राष्ट्रपति में निहित है और ऐसा अनुच्छेद 53(1) में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। संविधान
संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित रहता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अभिकथन को देखेंगे, क्या अभिकथन सही है। उसके बाद कारण को देखते हैं कि दोनों सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं कथन को, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, तो ऐसा सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि भारत का जो है राष्ट्रपति वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसलिए संघ की जो मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस तरह से ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः अभिकथन ए सत्य है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला सवाल है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन, एक सेकेंड, इसके ऑप्शंस है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात की गई है। इस तरह से एक सही है लेकिन आर गलत है। अगला सवाल पूछा है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन दिया हुआ है वो 55(3) में दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है वो गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षता भाग नहीं लेती है। इस तरह राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो ये सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो ये भी सही है और आर की व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तरीय मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही होंगे और ये बीपीएससी 3 में पूछा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के दोनों सदनों के नहीं होते हैं। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 1, 3 और 4 सही है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यहाँ अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोनों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और
मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन के दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों, मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और उपराष्ट्रपति का दोनों का अलग है निर्वाचक मंडल। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदस्य के सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो इसमें सबसे सही ऑप्शन है 19 सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया है वो दिल्ली और पुडुचेरी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो अगर हम एक हटाएं तो 2 और 3, तो सारी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। तो इस तरह से यहाँ पे ओनली ऑप्शन 2 सही होगा और ये किसी भी विकल्प में दिया नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं, चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, लेकिन विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। तो जहाँ पे 4 आ रहा हटा देते हैं, 1 2 3 सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और अगर इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये सही किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता, तो ये गलत है, क्योंकि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकता है। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 71(4) के उपबंध के तहत राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट, SC 1682 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो स्थगित किया जा सकता और न ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिए जाने के कारण निर्वाचक नामावली अधूरी थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। तो अभी जो है वो 50 उम्मीदवार होते हैं और क्योंकि इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 यहाँ पर की जनसंख्या नहीं होगा। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य कितना होता है? तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान भाग में होगा निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तीसरा है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। इस तरह से जो सही ऑप्शन होगा वो केवल 2 होगा। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य होता है वो राज्य की जनसंख्या और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से भाग देना होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 100 दिया हुआ है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा सही दिया हुआ है। और उपर्युक्त सूत्र में यदि शेष 500 से अधिक है तो मतों के मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा, जबकि इससे कम होने पर उसे नहीं गिना जाएगा। साथ ही यहाँ जनसंख्या से तात्पर्य अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना में अनिश्चित जनसंख्या से है। और अगर संसद के निर्वाचित सदस्य के मूल का मत देखें तो सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो भी आएगा वही होगा। 12वें राष्ट्रपति चुनाव 2002 में 4896 मतदाता थे। इस तरह से कथन 3 गलत हो जाएगा। वर्ष 2022 में संपन्न 16वें राष्ट्रपति चुनाव में मत देने के योग्य निर्वाचकों की कुल संख्या जो है वो 4796 थी। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ऑप्शन जो सही है वो केवल 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा होता है, जिसमें राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य जो है वो राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 से भाग देने पर प्राप्त होता है। और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक MLA का मत मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इस तरह से कथन 1 जो है वो सही दिया हुआ है। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने हेतु हमें जो है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग करना पड़ता है और उसे संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देना होता है। तो इस तरह से लोकसभा के जो प्रत्येक सदस्य तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो है मूल्य समान होता है। यदि एक सदस्य के मत मूल्य की गणना की जाए तो दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। अतः कथन 2 गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा और विधानसभा वाले
केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये एकदम सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक 2026 के बाद की पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती है। तो इस तरह से ये भी सही दिया हुआ है। चुनाव एकल संगमरमरी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। अगला कथन है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। तो ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 ना कि 100 की गुणित उस भागफल में जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो गलत है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। निर्वाचन विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। अगला दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। तो इसमें जो केवल एक ही कथन सही है। आइए देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तथा जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो कि 17 है अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें संसदीय विधानसभाओं के नामनिर्दिष्ट सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कथन एक गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होते हैं जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। अतः विधानसभा सीटें अधिक होने पर राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मान कम होगा। इस तरह कथन 2 जो है वो गलत दिया हुआ है। वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान जो है वो 131 है, जबकि केरल के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान 152 है। तो जो है केरल का ज्यादा जबकि मध्य प्रदेश का कम है, जबकि सवाल में उल्टा दिया हुआ है। इस तरह से कथन 3 भी गलत हो जाएगा। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 8 है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। अतः कथन 4 सही हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था, तो वो 129 था। यहाँ पर दिया हुआ राजस्थान का, और भी अदर स्टेट के दिए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। खासकर जैसे आपका यूपी का है तो आप यूपी का याद रखें, और जो उत्तर प्रदेश का वो सबसे अधिक है, वो 208 है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है अगर वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब वो विधान परिषद का सदस्य हो। हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है वो विधान परिषद के सदस्य नहीं आते हैं। इस तरह से सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो वो 1971 की जनगणना के अनुसार है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है।
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। ये सही है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षर सूची जमा करनी होती है। ये भी सही है। विधेयकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो जो बी ऑप्शन है वो संविधान में नहीं दिया हुआ है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। जो उसमें सही ऑप्शन है वो केवल 2 है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो या किसी और तरीके से हो। तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58(1) के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति पद हेतु भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न कि भारत का जन्मा नागरिक। इसी प्रकार उसे संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अगला सवाल है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार, ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 में। जो अनुच्छेद 57 है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अगला सवाल है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। और ऐसा अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, उनके द्वारा किए गए सभी कृत्य जो है वो मान्य होते हैं। अगला कथन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विकसित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो ऐसा भी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर कैंसिल या फिर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विकसित हो गई हैं। अगला कथन है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ऐसा भी नहीं होता है। इस तरह से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको हम देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 111 के तहत कोई विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के प्रस्तुत किए जाने पर उसे उस पर अनुमति देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को करते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऐसा अनुच्छेद 56(2) में दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है
तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड बी के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, और ऐसा संसद कर सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में किया हुआ है, और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। 61(4) के अनुसार यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प की राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए गए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में बोला गया है। संविधान का कौन सा महाभियोग के लिए? तो अनुच्छेद 61 में किया गया। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, आप इसे याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 संबंधित है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पहले। और अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं इलेक्शन में तो शामिल होती हैं लेकिन महाभियोग में शामिल नहीं होती हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो राज्य की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है तो 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए और अनुच्छेद 62(2) के अनुसार दिया हुआ है कि यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई तो उसे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने भीतर। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए समय सीमा जो है वो 6 माह दिया हुआ है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक? तो 6 महीने तक ही रह सकते हैं। उसके अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए और ऐसा अनुच्छेद 65(1) में दिया हुआ है। यदि मृत्यु, त्याग पत्र तो हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति देखते हैं। और अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है अनुच्छेद 65 में ऐसा दिया हुआ है। और उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक रह सकते हैं? तो 6 महीने तक ही रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए।
अगला सवाल देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और वो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश देखते हैं। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, यदि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता? तो ऐसा नहीं है। इस तरह से कथन एक सही है जबकि कारण गलत है। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी मुकदमा जो है वो लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यालय में देने के 2 माह के पश्चात चलाया जा सकता है। इस तरह से अगर देखें तो कोई भी कथन सही नहीं है, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है और ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। 25(2)(b) में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है। वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है तो वो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर। सवाल देखते हैं, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अगला कथन है, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तीसरा कथन है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 और 3 है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करने का और उनका सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। 25(2)(a) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को आदेश से सदन के किसी सत्र का समापन, जिसको प्रोरोगेशन कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है, अतः कथन एक सही नहीं है। किसी सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जिसको एडजर्न साइन डाई होने के पश्चात किया जाता है। सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच सामान्यतः 2 से 4 दिन का अंतराल होता है। हालांकि कुछ उदाहरण हैं जब सदन का उसी दिन सत्रावसान कर दिया जाएगा जिस दिन उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, था कथन 2 सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 83(2) के तहत लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा।
85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर यह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यदि वर्तमान सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ रहे तो राष्ट्रपति अल्पमत में आई ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करने की बजाय अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावना भी तलाश कर सकते हैं। अतः कथन 3 भी सही है। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जो आहूत है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। इसमें जो सही ऑप्शन है वो राष्ट्रपति का आशय है, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित करने के लिए आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना, यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। अगला सवाल देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति का आशय। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सही नहीं है। बाकी के जो कथन दिए हुए हैं वो सही हैं, जिसमें वह संसद का एक संगठक भाग है। जो हमारी संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 86(1) के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण एक ही जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद और राष्ट्रपति और दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, और ऐसा अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। आप आर्टिकल भी याद रखेंगे, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक जो था उसमें किया है। पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो, जिसका अर्थ है सहमति रोक लेना, का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी
निषेधाधिकार कहते हैं। अभी हमने देखा ज्ञानी जेल सिंह ने किया था और उन्होंने किस पर किया है, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त है और यह अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेका शक्तियां हैं, तो विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना और विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना ये भी है, संसद को संदेश भेजना तो ये भी कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो 2, 3 और 6 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत जो है राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है, जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, तो अध्यादेश जारी करना, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम जो होता है वो रूल बनाना होता है और अध्यादेश में भी वही सारे नियम होते हैं। तो इस तरह से संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है वो अध्यादेश जारी करना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेका शक्तियां हैं। छत्तीसगढ़ पीएसएस में पूछा गया है, जनरली ऐसा यूपी पीएसएस में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना तो ये स्वविवेक की शक्ति है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी है। राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति भेज देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी भी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ई है। 3rd, 6th, 7th और 8th सही है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे कभी भी वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री और नीचे दिए हुए कूड़ों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 1 और 3rd। जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ऐसा अनुच्छेद 280(1) में दिया हुआ है। 239 AA के 5वें उसमें दिया हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत संघ राज्य क्षेत्र
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो सभी का ही करता है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 और एक राज्य का राज्यपाल 155, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। हाँ, तो राज्यों के मुख्यमंत्री का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, तो इसमें जो एक सही नहीं है वो ऑप्शन ए है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। इस तरह से ऑप्शन ए सही नहीं है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सदस्य भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संसद के सदनों को संदेश भेजना, अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान करना। तो जो संसद के सदनों को संदेश भेजना है वो शक्ति में नहीं आता है। बाकी अध्यादेश को प्रख्यापन करना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, क्षमादान करना, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया हो, तो राष्ट्रपति के जो अधिकार में है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्षमा शामिल है, लघुकरण शामिल है, रोक शामिल नहीं है, निरंतरता भी शामिल नहीं है। इस तरह से 6 और 7 को हटा दें तो हमारे जो है सही ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। बाकी सारी शक्तियां शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, राजनीतिक और नाम मात्र, औपचारिक और विधिक। तो 2 और 4, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को तो नहीं है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इस तरह से 1, 3 और 4 ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 खंड 1 के उपखंड का से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक हो सकते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरफ पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? वो बिहार के थे, बिहार के सिवान जिले से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति वो बीबी गिरी थे, लेकिन कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के एक राष्ट्रपति एन संजीवा रेड्डी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। नीलम संजीवा रेड्डी का जो है 1977 से 22 है, तो बी का जो है वो 3 हो जाएगा। बी का 3 जो है 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है। सी का 1 है डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1969 से 1974 है। बीबी गिरी का जो है वो 1967 से 1969 है और 1974 से 1977 जो है वो इधर से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन सी सही हुआ, सही है, देख लेते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद का 1974 से 1977 था। एन संजीवा रेड्डी का 1972 से, एक सेकेंड, बी का 3 सिर्फ और सिर्फ, अच्छा 2 ऑप्शन में है, ओके सॉरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 और बीबी गिरी का 1969 से 1974। आप ये डेट याद रख करिएगा। मेनली मतलब अभी तक यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ भी सकता है, तो आप एटलीस्ट क्रोनोलॉजी याद करिए तो आपको डेट जो है वो याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? तो नीलम संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे और वो भारत के राष्ट्रपति बने हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी और इन्हीं का निर्वाचन जो है वो हुआ है, मतलब बिना किसी विरोध के हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी ये 2 अवधियों के लिए लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे? तो अगेन नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। और अभी जो हमारा रिसेंट में इलेक्शन हुआ है उनके भी नाम में राधाकृष्णन है, लेकिन उनका डी राधाकृष्णन है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? तो बीबी गिरी जी थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था। निम्न में से कौन असंगत है? जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, बाकी सारे राष्ट्रपति दिए हुए हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वीं राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो शंकर अग्रवाल थे। अगला सवाल है,
भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो बीवी गिरी थे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया है एडविन ल्यूटिन्स द्वारा। अगला जो टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, क्योंकि इस तरह से सवाल जो है बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्लाह, आर. वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, आर. नारायण, डॉक्टर कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम. वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। चलिए इससे आए हुए सवालों को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति में जो है वो संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे, जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ही शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों पर कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्य के विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहारित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों ही सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो दोनों ही सही है। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें जो सी है 1 और 4 जो है वो सत्य है, बाकी सही जो है गलत है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस तरह से कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसमें लोकसभा सहमत हो उसे हटाया जा सकता है। इस तरह का कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बाकी 2 और 3 जो है वो सत्य है और 1 और 4 गलत है, क्योंकि गलत पूछा है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, केवल एक, क्योंकि किए गए कार्य जो है वो मान्य होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। भारत के राष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ये सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति के पदत्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? तो नहीं, वे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेंगे। इस अवधि के
लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। 2 और 3 सही है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा, और ऐसा अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। निश्चित 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो नहीं थे और उपराष्ट्रपति नहीं थे, और जबकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा थे। तो शरण से ऑप्शन बी केवल 1 और 4 सही हो जाएगा। आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसेस कांति यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।